Hello everyone and welcome back to Mind's Mind tutorial. So our today's topic is optical activity of monosaccharides. हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किया था फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज. हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपको पता होगी, NTA जो CSIR UGC नेट सेट अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है, हम उसको फॉलो कर रहे थे. लेकिन बुक में मुझे ये टॉपिक जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स वहां देखने को नहीं मिला. जैसे मतलब एक डिटेल में ये टॉपिक होना चाहिए वो वहां मुझे एक राइट मैनर में नहीं मिला. तो इसी वजह से आज बिना बुक के ही लेकिन ये टॉपिक को कवर करना जरूरी था. तो आज हम उसी सीरीज के अंदर ये टॉपिक यहाँ ऐड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आप सारे बायोमोलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि एक एग्जांपल लेके समझाना होगा, इसलिए हम यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स का एग्जांपल लेते हुए ऑप्टिकल एक्टिविटी को देख रहे हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो या जूलॉजी बॉटनी स्टूडेंट्स हो यानी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है ये टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मोनोसैकेराइड्स. तो बेसिकली हम मोनोसैकेराइड्स का यहाँ सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के कंसेप्ट सभी पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत ऐसे हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है. टेस्ट ट्यूब में आपने शुगर सॉल्यूशन फिल करा, शुगर सॉल्यूशन फिल करा. अब देखिए इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैंने बता दिया है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, और शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर जो मैं यूज कर रही हूँ वो मोनोसैकेराइड्स वाला यूज कर रही हूँ, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है. मोनो एस लिख रही हूँ उसको. तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं डिटेल में हम समझ चुके हैं. अब इसका जो मेन पोर्शन अगर आपको नहीं पता मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, जो स्टूडेंट्स आज डायरेक्टली इस वीडियो से स्टार्ट करें वो प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स मरियम खिलजी के नाम से. तो आपको मिल जाएगी, उसमें सारे लेक्चर्स लाइन वाइज हैं, तो वहां से आप एक एक करके भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी पता है मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं. फाइन, अब फाइनली स्टार्ट करते हैं. तो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं हम यहाँ पर. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन को फिल करा, और वो शुगर कौन सी आप यूज कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड वाली शुगर यूज कर रहे हैं. इतना क्लियर होता है. यहाँ पर आपने एक सोर्स लगाया. फॉर एग्जाम्पल सोर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये हमारा सोर्स है लाइट का, ठीक है, सोर्स. तो अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर सोर्स लिया था. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सोर्स था. सोर्स यहाँ पर जो लाइट यहाँ से रिलीज आउट कर रहा है या बीम यहाँ से जो उसकी जाएगी बाहर, ये बीम छोड़ रहा है सोर्स यहाँ से, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, ठीक है. ये बहुत जरूरी पॉइंट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स में से जब ये लाइट इस सोल्यूशन जो हमारा शुगर सोल्यूशन था मोनोसैकेराइड्स का, जब वहां से पास करती है वो सीधे आ रही थी, और वो सीधे अगर चली गई, समझना बात को, सीधे अगर चली गई तो इसका मतलब ये था अगर वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट अगर जा रही है लाइट, स्ट्रेट पास, अगर स्ट्रेटली पास हो रही बिना कुछ डिविएशन हुए, रिफ्लेक्ट हुए, अगर सीधे चली जाती है, इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन था वो यहाँ पर इनएक्टिव सोल्यूशन था, वो इनएक्टिव था यहाँ पर. लेकिन इनएक्टिव कैसे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी याद रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सीधे चली गई लाइट यहाँ से, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया यहाँ पर, ठीक है. ठीक है, इतनी बात समझ में आती है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, और सोल्यूशन में जाकर अगर मान लीजिए ये लाइट ऐसे या फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, डिविएट हो गई, सीधे नहीं जाते हुए या तो ऐसे चली गई लाइट या फिर ऐसे चली गई लाइट, ठीक है. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाइट चली गई तो यानी डिविएट हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही, उस केस में आप कहोगे कि जो सोल्यूशन हमने लिया था वो ऑप्टिकली एक्टिव है. समझ में आ रही बात, वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो ऐसा एक्टिव है कि वो लाइट को यहां से डिफ्लेक्ट या फिर रिफ्लेक्ट करवा देता है, सीधे नहीं जाने देता है. जो सीधे जाने दे रहा है वो इनएक्टिव सोल्यूशन है, और जो सीधे नहीं जाने देता है वो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है. तो ये मैंने एग्जांपल दिया. यहां पर मैंने ये आपको आंसर डायरेक्टली नहीं बता दिया कि शुगर सॉल्यूशन मोनोसैकेराइड्स सीधे जाने देते हैं या रिफ्लेक्ट जाने देते हैं. तो ये क्वेश्चन अभी भी हमारा बरकरार है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या नहीं होते. ये तो क्वेश्चन है अभी भी बना हुआ. अभी सिर्फ मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर सोर्स है हमारा, लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स कह दो, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यहाँ पर रिलीज करता है, और अगर सोल्यूशन से सीधे वो लाइट डायरेक्टली पास हो जाती है तो ऐसे सोल्यूशंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. और अगर डिफ्लेक्शन कॉज करवा देती है हो जाता है उस लाइट का उन सोल्यूशंस की वजह से, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशंस होते हैं. ये तो पहली चीज होगी. लेकिन इन सोल्यूशंस के पास ऐसी क्या चीज होती है जो कि इन्हें ऐसे मजबूर कर देती है कि कभी ये लाइट को सीधे जाने देते हैं, ये कभी सीधे लाइट को नहीं जाने देते. यानी कि वो कभी ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशंस भी हो सकते हैं या कुछ सोल्यूशंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं. ऐसे क्या रीजंस होते हैं? तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के पीछे, किसी भी चीज के ऑप्टिकली एक्टिव होने के पीछे उसका जो रीजन होता है वो होता है काइरल कार्बन. क्या होता है? काइरल कार्बन. नाम तो सुना होगा आपने इसका,
कायरल कार्बन, ये है मेन हीरो हमारा कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन का दूसरा नाम भी बता देती हूँ, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं इसको, एसिमेट्रिक कार्बन। अभी कायरल कार्बन होते क्या है, अब नाम से आपको बहुत डर लगा होगा, कायरल कार्बन नाम बिल्कुल एसिमेट्रिक कार्बन, लेकिन कुछ भी नहीं है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमें मालूम है कि हर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर उस कार्बन के ऊपर सारी चीजें जो आप यहाँ अप्लाई करते हो आसपास, फॉर एग्जांपल एक जगह ये हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहा है, एक तरफ मान लो ये सल्फर से हो रहा है, एक तरफ ये ऑक्सीजन से हो रहा है और एक तरफ ये नाइट्रोजन से हो रहा है, चारों चीजें अलग अलग है। अगर चारों चीजें अलग अलग है तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। सो एज सिंपल एज दैट, इतना ईजी था। हम लोग यहाँ पर बस वर्ड सुन के यहाँ लोड ले लेते हैं कि कुछ बड़ी सी चीज हो रही कायरल वर्ड, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर सी के आसपास चारों चीजें अलग अलग है तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। फाइन, इतना समझ में आता है। तो ये ऐसा कार्बन होता है, ऐसे टाइप का कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, और कुछ भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पर आसपास इसके। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी पे डिफरेंट चीजें लगी होती हैं, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और अगर ऐसा कार्बन अगर इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो वो वहां पर लाइट को डिफ्लेक्ट करवा देगा, और ऐसे सोल्यूशन को फिर हम ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। तो कायरल कार्बन वो ऐसा हीरो है या मेन कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर लाइट को डिफ्लेक्ट करवाता है और सोल्यूशन को ऑप्टिकली एक्टिव बना देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, अगर सोर्स सीधा सीधा क्रॉस कर देता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर सोर्स से लाइट जो जा रही है वो अगर डिफ्लेक्ट हो जाती है तो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन होता है, जो कि कायरल कार्बन की वजह से होता है। लेकिन अब ये जो कायरल कार्बन है ये लाइट को जरूरी नहीं कि एक ही तरफ मतलब डिविएट करे, ऐसा नहीं कि मतलब सीधे जाने से अलावा बस ऐसे चले जाए, ऐसा नहीं होता। वो कभी सीधे राइट की तरफ भी ले जा सकता है, कभी लाइट को लेफ्ट की तरफ भी ले जा सकता है। तो देखो ये जो कायरल कार्बन होता है, अब इसकी प्रॉपर्टीज आ रही थोड़ी सी। ये जो लाइट होती है उसको डिविएट तो करता है, लाइट को डिविएट तो करता है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लाइट को ये डिविएट करता है। लेकिन जब ये लाइट को डिविएट करता है, ये या तो क्लॉकवाइज करवा देता है या फिर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज करवा देता है। समझ में आ रही बात? कभी तो लाइट को क्लॉकवाइज कर देता है, क्लॉकवाइज होता है ना ऐसे, ठीक है ऐसे, या फिर ये ऐसा सीधा हुआ तो उल्टा कैसा होगा, ऐसे, है ना, ये ऐसे। लाइट को ऐसे भी घुमा सकता है या कभी ऐसे भी घुमा सकता है। घड़ी को इमेजिन करो, हमारी घड़ी कैसे चलती है, हमारी घड़ी 12 होता है, यहाँ पर यहाँ 3 होता है हमारा 12 3, यहाँ पर हमारा 9 होता है और यहाँ पर हमारा 6 होता है। तो नॉर्मली घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज होता है। उसी घड़ी को अगर आप ऐसे उल्टा घुमाने लग जाओ, ये बल्कि मैंने और एरो गलत बना दिया, ऐसे नहीं होना था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसे घूमने लग जाए घड़ी तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो आज मैंने फाइनली घड़ी क्लॉक से ही बता दिया कि अगर जो सिंपल हमारी घड़ी जैसे चलती है, अगर हम वैसे ही जा रहे हैं तो वो क्लॉकवाइज होता है। अगर घड़ी को आप उल्टा चलाने लगोगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये तो एक बात की जो आपको ऐड नहीं करनी आपके नोट्स में, सिर्फ मैंने समझाई है। ऐड जो आपके नोट्स में करना है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो लाइट डिविएट तो होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लाइट डिविएट करेगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन भी होगा। लेकिन लाइट कैसे डिविएट कर रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है, ऐसा कोई सोल्यूशन है जो इस लाइट को क्लॉकवाइज डिविएट करवा देता है, क्लॉकवाइज डिविएट करवा देता है, तो ऐसे रोटेशन को या ऐसे रोटेशन जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, उन रोटेशंस को हम डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेशन, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है, ऐसा कोई सोल्यूशन है जो कि लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करवा देता है, ऐसे सोल्यूशंस को हम लीवो रोटेशन कहते हैं, लीवो रोटेशन। और ऐसे सोल्यूशंस की बात करूं मैं तो जो क्लॉकवाइज वाले सोल्यूशंस थे उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वाले जो सोल्यूशंस होते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेशन को प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और लीवो रोटेशन को माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं वहां पर डी वर्ड से यूज करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में, और लीवो रोटेटरी के केस में हम एल वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। समझ में आ रही बात? तो इससे ज्यादा बेसिक आपको ले जाकर कोई भी नहीं बताने वाला था, जो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब आपको ये टर्मिनोलॉजीज कहीं भी दिखी, चाहे कायरल कार्बन हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, प्लेन पोलराइज लाइट हुई, तो आप सभी को समझ सकते हो कि क्या बात हो रही है, ठीक है। तो अभी तक मैंने ये जो जितना कंसेप्ट दिया उसको समअप करने के लिए एक लाइन कह रही हूँ, नोट्स में अपने ऐड कर लेना यहाँ पर। सो द कायरल कार्बन is the usual source of optically active
सब्सटेंसेस या ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑल मोनोसेकेराइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, एक एक्सेप्शन आ रहा है, एक एक्सेप्शन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। सारे मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कंटेन वन और मोर कायरल कार्बन एटम्स एंड अकर इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने सबसे शुरू में रेस किया था यहाँ पर कि क्या मोनोसेक्राइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, तो इसका आंसर है कि सारे मोनोसेक्राइड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं एक्सेप्ट फॉर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या रीजन है? क्योंकि सारे मोनोसेक्राइड्स के अंदर एक या एक से ज्यादा कायरल कार्बन हमेशा पाया जाता है, जिसकी वजह से मोनोसेक्राइड्स वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव और वो भी कैसे? आइसोमेरिक फॉर्म में। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करूं तो उसके केस में यहां पर हमें कोई कायरल कार्बन नहीं मिलता, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन सिर्फ ऐसे अकेले मोनोसेकेराइड्स हैं जो कि यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। सो ऑल मोनोसेकेराइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कंटेन वन और मोर कायरल कार्बन एटम्स एंड अकर इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। दूसरी बात, व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑप्टिकल आइसोमर, मान लीजिए यहाँ एक ऑप्टिकल आइसोमर आपने लिया है, इट रोटेट्स ईदर टू द राइट, या तो वो राइट की तरफ रोटेट करती है, तो राइट साइड में अगर रोटेट होगी, ये राइट साइड है, ठीक है, या तो वो राइट साइड में रोटेट करती है, इट रोटेट्स ईदर टू द राइट, नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी प्लस ऐसे रिप्रेजेंट करना, और टू द लेफ्ट, और दूसरा वाला पोर्शन ये हमारा लेफ्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर लीवो रोटेटरी। ये सारी बातें हमने यहाँ पर ऐड कर दी। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहला अगर एग्जांपल ले ले हम कि कायरल कार्बन, मैंने आपको बता दिया कि सब चारों अगर ग्रुप्स डिफरेंट है उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं, और अगर कायरल कार्बन किसी चीज में पाया जा रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ये ग्लिसरल डिहाइड है और आपको यहाँ पर बताना है कि क्या ग्लिसरल डिहाइड में कोई कायरल कार्बन है या नहीं है, और अगर है तो क्या मतलब कहां पर होगा, कौन से नंबर की पोजीशन पे वो कार्बन पाया जाएगा, और अगर कायरल कार्बन है तो वो तो ऑब्वियस हो ही जाएगा कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला है। तो आप सबसे पहले हम चेक करते हैं ग्लिसरल डिहाइड के केस में। तो ग्लिसरल डिहाइड में हमारे 3 कार्बन होते हैं, यानी कि ये कैसा शुगर है? ट्रायोज शुगर है। 3 कार्बन शुगर को हम ट्रायोज शुगर कहते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसमें, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है वो कौन सा है? यहाँ पर वो सीएचओ ग्रुप है। तो सीएचओ ग्रुप हमारा कौन सा होता है? अल्डिहाइडिक होता है, यानी कि ये हमारा ट्रायोज अल्डोज शुगर होती है। ग्लिसरल डिहाइड हमारी कैसी शुगर होती है? ट्रायोज अल्डोज शुगर होती है। ये तो हो गया इसका सबसे पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं। पहले कार्बन की बात करूं यानी C1 की बात करूं, सीएचओ की, तो सीएचओ में अगर हम देखें तो ये सीएचओ किस तरह से ज्वाइन होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहिए एक्सपांड करें इस स्ट्रक्चर को। तो सीएचओ अगर हमारा है तो वो इस टाइप से होगा कहीं ना कहीं लिंक, बुक में हमें नहीं दिख रही लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड होती है और नीचे से वो एक सी से जुड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सी पे 2 ऑक्सीजन अगर आ रहे हैं, यानी कि टोटल मिला के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता होगा। इसको और एक्सपांड कर दें तो 2 तो ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ पर, और एक तरफ यहाँ पर आ जाएगा सी, सॉरी यहाँ सी ले लेते हैं हम, यहाँ पर ओ ले लेते हैं, यहाँ एच ले लेते हैं। 2 तो ऑक्सीजन आ गए, एक तरफ एच आ गया और एक तरफ सी आ गया। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ये सीएचओ से इतना से जो दिख रहा है सी से कनेक्टेड, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। तो ये C1 था हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? C1 था, ये पहला वाला C1। तो C1 की अगर मैं बात करती हूँ वो तो बिल्कुल भी हमारा यहाँ पर कायरल कार्बन है ही नहीं, क्योंकि इसके 2 ग्रुप्स तो ऑक्सीजन से जाके सेम जुड़ रहे हैं। तो जब सेम चीज आ जाती है तो वो कायरल कार्बन नहीं होता। तो C1 तो हमारा कायरल कार्बन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम C2 की बात करें, यानी बीच वाले कार्बन की बात करें, तो इस बीच वाले कार्बन को अगर हम देखें तो एक तरफ तो OH आकर जुड़ रहा है